अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं अपना किडनी के हवाले से, और चैप्टर हम पढ़े हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें हम देख रहे हैं कि वाटर और साल्ट को कैसे मेंटेन रखा जाता है, टेम्परेचर को। और उसमें हम किडनी के बारे में पढ़े हैं, और किडनी के बारे में हमने पढ़ा कि ये वाटर और साल्ट्स को कैसे मेंटेन करता है। हमने इसकी फंक्शनिंग पढ़ ली, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और अब हम इससे मुताल्लिक जो डिजीज़ हैं वो आज डिस्कस करेंगे। किडनी से मुतालिक कि हमने नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी में स्टोन्स हैं, पथरी बन गई है। क्या वो स्टोन्स हम खाते हैं तो वो किडनी में चले जाते हैं, या आया क्या चक्कर है जो स्टोन्स बनने की वजूहात हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि स्टोन्स किडनी को कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं वो हो सकती हैं, और उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी काजेज़ क्या हैं, और उनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखें तो किडनी में हमारे पास जो डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में आ रहे हैं वो किडनी स्टोन्स हैं और किडनी फेलियर, इसको रीनल फेलियर। आप लोगों ने आर्टरी और वेन में पढ़ा था, आर्ट्रियल सिस्टम में और वेनस सिस्टम में, कि किडनी को जो ब्लड लेकर जाती है और जो लेकर आती है वो रीनल आर्टरी या रीनल वेन होती है। उसी के नाम से ही ये रीनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, जहाँ पे भी रीनल का वर्ड यूज़ होगा उससे आप लोग जहन में रखेंगे कि ये किडनी से ताल्लुक़ रखता है। किडनी स्टोन्स की सिम्टम्स क्या हैं और काजेज़ क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो सिम्टम जब यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाए, जब जो पेशाब होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए और उसमें बहुत सारे साल्ट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर जब यूरिन थिक होना शुरू हो जाता है, कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। और जब ये लार्ज जी क्रिस्टल्स जो हैं ये जब इकट्ठी होती हैं, लार्ज अमाउंट इनका साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो यूरिन के अंदर से पास नहीं हो सकती, अंदर से गुजर नहीं सकती, तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, जिनको किडनी स्टोन्स कहा जाता है। यानी कि ये साल्ट्स ही होते हैं जो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं अपने साइज़ बड़ा होने की वजह से, और यूरिन के कंसनट्रेटेड गाढ़े होने की वजह से मूव नहीं कर पाते यूरेटर के थ्रू, तो वहीं पे जब जमा हो जाते हैं तो किडनी स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ किडनी स्टोन्स जो हैं वो पास भी कर जाती हैं, गुजर भी जाती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से रिलीज़ भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ अब हमने इसकी काजेज़ क्या हैं ये पढ़ी। इसकी काजेज़ में हमने मेन बात पढ़ ली कि ये जी इसकी वजूहात रीज़न्स तो ये हैं। काजेज़ इसमें क्या है कि हम एज फैक्टर भी हो सकता है, इसके अलावा डाइट जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे ये आप पालक है और इस किस्म की ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ज़्यादा खाएं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल है, साल्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, विटामिन सी और डी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, या बार बार रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि बार बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि किडनी से लेकर यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन आना शुरू हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पानी का कम इस्तेमाल हो सकता है, या अल्कोहल जो है वो अगर कंजम्पशन की जा रही है, अल्कोहल ली जा रही है, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब काजेज़ में क्या क्या चीज़ें देखी, एज फैक्टर आ गया, डाइट आ गई, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, साल्ट्स भी हैं, फिर उसके बाद आपके उसमें विटामिन सी और डी भी है, रिकरिंग बार बार होने वाले जो यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हैं, और लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल, और अल्कोहल एजम्पशन भी है। सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किडनी में स्टोन हो गया? सबसे पहले तो बहुत सीवियर पेन होगी किडनी में, या फिर लोअर एब्डोमेन, आपके पेट के निचले हिस्से में वॉमिटिंग होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आएगा, और स्मेल होगी, और साथ में उसके अंदर पस भी हो सकती है और ब्लड भी हो सकता है। ये हो गया इसकी सिम्टम्स में। कह रहे 90% जो हमारे किडनी है उसके अंदर जो स्टोन्स बनती हैं, जब पानी ज़्यादा पिया जाए तो वो रिमूव हो जाती हैं, पता नहीं चलता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टोन इतनी बड़ी हो गई है कि वो उसके अंदर से नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए कुछ मेथड्स जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो एक तो सर्जरी है कि उसको पोर्शन को कट किया जाए और वहाँ से किडनी जो रिमूव, उसके अंदर जो स्टोन है किडनी के अंदर, उसको रिमूव कर दिया जाए। दूसरा ये होता है कि लिथोट्रिप्सी, एक तो ट्रीटमेंट में सर्जरी आ जाएगी, यानी कि उसको हम वहाँ से रिमूव करें, सर्जरी पार्ट को कट करें, उसको किडनी स्टोन को रिमूव करें, ये तो सर्जरी में आ गया। लिथोट्रिप्सी क्या है, जिसे आप लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं।
जिसमें कहते हैं कि ये रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स हैं, जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, बाहर से बम्बार्ड की जाती हैं किडनी स्टोन के ऊपर, वो उसके साथ टकराती हैं और स्टोन्स के ऊपर, और उसको छोटे छोटे रेज़ों में तकसीम कर देती हैं, जैसे रेत के मानी सैंड लाइक वो पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो फिर जब नॉर्मली उस पर जब सैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गए तो वो यूरिन के थ्रू ईजिली पास आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। स्टोन्स कैसे बनी? साल्ट से कुछ, ठीक है, वो जब डिपॉजिट हो गए बॉडी में, यूरिन कंसनट्रेटेड हो गया और बाहर नहीं निकल सकी तो स्टोन्स बन गई। और काजेज़ में क्या कि कुछ हमारे पास हमारे जो 5-6 काजेज़ पड़ी कि हमारी डाइट है, एज है, अल्कोहल कंजम्पशन है, बार बार होने वाला यूरिनरी इन्फेक्शन है, ये सारी काजेज़ में आ गया। और सिम्टम्स क्या हैं कि पेन बहुत शदीद होगा किडनी में, लोअर एब्डोमेन हो सकता है, ठीक है, और वॉमिटिंग होगी, बार बार यूरिन आ सकता है, यूरिन के अंदर स्मेल बहुत बुरी होगी, या फिर उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है और पस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सर्जरी हो सकती है, उसको निकाल दिया जाए स्टोन को, और लिथोट्रिप्सी लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। वो जो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स हैं उसको भी बम्बार्ड की जाती हैं स्टोन के ऊपर, वो उसके ऊपर वो जो डेंस मटेरियल अंदर पड़ा था, जो स्टोन पड़ी थी, उसको तोड़ती हैं और वो सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाता है और फिर वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में बताया है। नीचे के अब्दुल नसर फराबी थे, 872 to 951 उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक्स लिखी थी इसके ऊपर, और किडनी डिजीज़ के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद थी। और एक साइंटिस्ट है हमारे अबुल कासिम अल ज़हरवी, और इस्लाम के बहुत अजीम सर्जन थे जिन्होंने बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, स्टोन्स को कैसे रिमूव किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से। और उनकी एक इंसाइक्लोपीडिया, एक बुक अल तशरीफ़ बहुत इम्पॉर्टेंट मशहूर है, और तकरीबन इसमें 200 सर्जिकल मेथड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। दूसरा हमने एक तो पढ़ लिया किडनी स्टोन्स, आ गया डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में। अब स्टोन्स निकल जाना एक अलग चीज़ है। अब दूसरा ये है कि किडनी फेलियर हो गया, पता चलता है गुर्दे फेल हो गया। अब ये टर्म तो आम सुनते होंगे जी, गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे कैसे फेल हो गए? गुर्दे रीनल फेलियर पार्शल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, इनकी कुछ हिस्सा में डैमेज हो सकता है और कंप्लीट, और ये एक ही टाइम में मतलब दोनों किडनीज पे इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक किडनी पे हुआ और दूसरे पे नहीं हुआ। तो इसमें होता क्या है, इसकी हम काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखेंगे। काजेज़ तो इसकी दो मेन काजेज़ हैं फेलियर की। एक तो है डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल लेवल में ना हो, डायबिटीज़ मेलिटस, और दूसरा है हाइपरटेंशन। ये हैं इसकी काजेज़। डायबिटीज़ शुगर का, जो नॉर्मली आम लोगों में हम कहते हैं शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंसिव कहते हैं या हाइपरटेंशन पेशेंट कहते हैं। उसमें यह कि शुगर ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है, तो बहुत बुरा इफेक्ट डालती है किडनीज़ पे। और इसी तरह अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो ये भी बहुत बुरे असरार डालता है इसके ऊपर, और ये किडनी फेलियर की दो अहम वजूहात में से है। इसके अलावा या अगर ब्लड जो रीनल हमारे किडनी की तरफ जा रहा है वो ब्लड यकदम उसकी सप्लाई मुतासर हो जाए, यकदम रुक जाए, या फिर कोई मेडिसिन ली है उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया सडन, और या ओवरडोज ले लिया, ज़्यादा मिकदार में खा लिया, वो भी किडनी फेलियर की अहम वजूहात हैं। मेन सिम्टम क्या है इसके कि एक तो यूरिया लेवल का बहुत हाई हो जाना। जब इसमें यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि आपका क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा आ गया, दूसरे वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, नोज़िया यानी कि दिल ख़राब होना शुरू होता है, वेट लॉस, वज़न गिरना शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है, और ब्लड भी यूरिन के अंदर हो सकता है। जब इतनी सारी मिकदार में चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, ब्लड फ़िल्टर ना हो रहा हो, हमने पढ़ा था कि जो किडनीज़ हैं वो ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, और ये बात हमने उसकी फंक्शनिंग में पढ़ी थी कि जो उसका मेन फंक्शन था वो कौन कर रहा था?
ये हमने पढ़ा था कि ये इसका रीनल कॉर्पसल है। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें ये ग्लोमेरुलस है और ये बाउमन कैप्सूल है। जब ब्लड ने इसके अंदर जाना है, यहीं से तो फिल्ट्रेशन शुरू होनी है, मींस इसके नेफ्रॉन का यही स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो गया, यहीं से ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो आपका जो नेफ्रॉन्स हैं वो सारे के सारे मुतासर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। और जब नेफ्रॉन्स डैमेज हुए हैं, फ़िल्टर नहीं हो रहा, जब फ़िल्टर नहीं हो रहा तो उसके अंदर किडनी के अंदर जो साल्ट्स हैं, यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये सारी चीज़ें किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल जो बाकी हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। और जब एक नौबत ऐसी आती है वो ज़्यादा तादाद में बढ़ते चले जाएं, और उसका हल जो है फिर वो क्या होता है कि ब्लड को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर ना किया जाए तो ब्लड जो ये जो सिम्टम्स हमने पढ़े कि इसमें वॉमिटिंग, नोज़िया या वेट लॉस होना शुरू रहता है, वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है, और दिल ख़राब होने वाली जो कैफियत है वो होती है, बार बार पेशाब आता है, उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिम्टम्स शो कर रही होती हैं अब किडनी फंक्शन नहीं कर रहा। अब इसके लिए कुछ देखा जाए तो एक और सिम्टम्स जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे होते हैं वो ये कि हाथों पाँव पे, चेहरे पे, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी, और सांस उखड़ने लगता है। ये इसकी मेन निशानी होती है कि अब इसको डायलिसिस की ज़रूरत है, यानी कि अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अब ये मज़ीद मेडिसिन पे नहीं गुजार सकता। तो इसके लिए रीनल फेलियर के लिए जब गुर्दे ख़त्म हो गए, अब उसके लिए पहला ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है डायलिसिस, कि इसको आर्टिफिशियल ब्लड को आर्टिफिशियल वेस्ट के साथ क्लीन करके, साफ़ करके दोबारा बॉडी के अंदर डाल दिया जाए। उस सिलसिले में दो किस्म के डायलिसिस होते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और एक हीमियोडायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन जो हीमियोडायलिसिस है उसके लिए तो एक मशीन चाहिए, डायलाइज़र, वो हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, इसमें पहले तो डायलिसिस की डेफिनेशन देख लें अपने, कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेस्ट। टू मेथड्स हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस हम पहले पढ़े हैं, कह रहे हैं इस टाइप में डायलिसिस के डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको रखा जाता है पेरिटोनियल गट में, और वो कैविटी है पेट के अंदर मौजूद है, पेट के अंदर की जगह है, वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी मौजूद है, उसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम की लेयर होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर डाला जाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और वहाँ पे आपको पता है जब डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो होते हैं मटेरियल पास कर जाता है, और वो जो है फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू, इधर डायग्राम में देखें, ये एक एब्डोमिनल कैविटी बनाई हुई है, इसमें पेरिटोनियल कैविटी है, गट है, ये पूरा हिस्सा है पेरिटोनियम का, पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है, इसको गट भी कहते हैं। इसके इर्द गिर्द बाहर पेरिटोनियम की लेयर मौजूद है और उसके साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इसी पोर्शन को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसके पीछे पेरिटोनियम की लेयर है और ये गट का पोर्शन है। अब यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्ट इसमें गट पेट में डाला जाता है पेरिटोनियम कैविटी में, और डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे गया, अंदर जाएगा। यहाँ पे ब्लड जो है पहले अनक्लीन मौजूद है, साफ़ ब्लड नहीं है, क्योंकि उसको ब्लड के अंदर इतना वेस्ट मटेरियल मौजूद है, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है कि उसको साफ़ करना ज़रूरी है। ये डायलिसिस फ्लूइड आएगा अंदर, और फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स के अंदर सारे के सारा ब्लड वो जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, यानी कि अब इसके अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन, वेस्ट मटेरियल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये यहाँ से मूव करके डायलिसिस फ्लूइड, पेरिटोनियम और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ये इकट्ठा होगा और फिर उसको वापस डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरीके से ये ब्लड साफ़ हो जाएगा। ये डायलिसिस घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे किया करना है, और कोई जो बंदा है जिसको इसमें महारत हासिल है वही इसको कर सकता है। दूसरा जो डायलिसिस है वो है हीमोडायलिसिस। इसके लिए डायलिसिस मशीन होती है, डायलाइज़र कहा जाता है जिसको, इसमें लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, और डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है और उसी तरह से रिमूव भी किया जाता है। इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और साथ में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर। ये जो नालियाँ, इनका चैम्बर जो होता है डायलिसिस मशीन के अंदर, ये आपको एक आर्म शो किया गया है कि इसमें लगाई जाती हैं, इसकी वेंस लगाई जाती हैं, इसकी जो नालियाँ हैं वो लगाई जाती हैं। एक तरफ से
ब्लड जो है वो सारे का सारा डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो भी साथ में एंटर किया जाता है। अब ये जो आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ब्लड भी मौजूद है, जो यानी कि हमारी बॉडी का गंदा ब्लड है जिसको साफ़ होना था वो भी इसके अंदर मौजूद है, और डायलिसिस फ्लूइड उससे ऑपोजिट चैम्बर में यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, वो निकल के डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो सारा ये चैम्बर इस तरह मूव करने के बाद डायलिसिस फ्लूइड से ये इस तरीके से मूव करके दूसरी बॉटल के अंदर गिरते चले जाएंगे। यहाँ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिस मशीन में गया, यहाँ से ब्लड डायलिसिस मशीन में गया, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो जो चीज़ें रिक्वायर है कि ये चीज़ें ब्लड के अंदर से साफ़ करनी है सिर्फ उसी को ही वो साफ़ करेगा। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, इस तरह के साल्ट्स ये सारे जो है इसके अंदर से रिमूव होंगे। होने के बाद जो डायलिसिस फ्लूइड अब ये साफ़ करता जाएगा वो यहाँ से इधर चला जाएगा, और जो साफ़ ब्लड हो गया है वो वापस इधर आर्टरी के अंदर वापस डाल दिया जाएगा वेन में। और ये डायलिसिस जो है वो वीक में डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन पे कि कितना टाइम वो ले सकती है। कम से कम 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, 1 दिन छोड़कर 1 भी हो सकता है, और ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो तो फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये हॉस्पिटल के अंदर रहकर ही मुमकिन है। यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे पेशेंट की ब्लड क्लीनिंग ये ज़रूरी है। 2 हमने ट्रीटमेंट इसके अंदर पढ़ लिए, एक डायलिसिस किडनी फेलियर जो है उसके अंदर रीनल फेलियर जिसको कहा जाता है, डायलिसिस के थ्रू इसका एक तो इलाज मुमकिन है कि डायलिसिस किए जाएं, जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस जो हमने पढ़ा कि आपके पेट के अंदर जो होती है पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, वहाँ से वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो क्लीन होता है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा हीमोडायलिसिस, ये डायलिसिस मशीन के थ्रू होता है, और इसके हॉस्पिटल की इसमें उसको तो हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट की मौजूदगी में, और उसको डेली बेसिस पे किया जाता है। ये डायलिसिस जो है इसको सिर्फ हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जाता है। एक मशीन चाहिए, डायलेज़र कहा जाता है, इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक पंप होता है जहाँ से ब्लड, ये इसका एक पंप कहलाता है, यहाँ से ब्लड तेज़ी से इसके अंदर जाता है और इन चैम्बर्स के थ्रू, इन नालियों के थ्रू मूव करता है। डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, वो साथ साथ मूव कर रहा होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक्ट कर रही होती हैं, और वहाँ से ये ब्लड इनके साथ डिफ्यूजन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ करता चला जाता है, और साफ़ ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड दूसरे वेसल में अलहदा हो जाता है। दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट है ये तो एक मुस्तकिल ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी इंसान का किडनी फेलियर हो गया है, डायलिसिस हो रहे हैं, तो ये मुसलसल नहीं होते रहते। एक कंडीशन ऐसी आती है और वो क्रोनिक कंडीशन कहलाती है, उसमें फिर आपको जो मज़ीद इसका आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप लेना होता है, उसमें डिसीजन करना होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट कि अब हालत ऐसी हो गई है कि डायलिसिस वीक करते जा रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा, तो बेहतर है कि अब ट्रांसप्लांट की तरफ मूव कर लिया जाए। इसमें क्या होता है कि एक सेहतमंद इंसान का किडनी दूसरे जो पेशेंट है उसको लगाया जाता है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और डायलिसिस डेली बेसिस पे होना या डायलिसिस एक दिन छोड़ के एक दिन होना एक तो मुस्तकिल हल नहीं है। दूसरा ये कि पेशेंट भी अनकंफर्टेबल होता है, तकरीबन 4 घंटे का प्रोसेस होता है, 4 घंटे का प्रोसेस होता है ये, और हर वीक में अगर 3 दफ़ा भी हो रहे हैं तो तकरीबन 12 घंटे ये इससे गुजरते हैं, और ना पेशेंट अच्छा फील करता है ना उसके ऊपर अटेंडेंट डेली बेसिस पे। तो ट्रांसप्लांट और सेफ़ मोड में ट्रांसप्लांट जो होता है, यानी कि टाइम से उसको ही करा लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ट्रांसप्लांट में क्या होगा, डोनर किडनी जो है वो जो सेहतमंद इंसान है वो अपना किडनी डोनेट करता है और पेशेंट को वो लगा दिया जाता है। अब उसके लिए क्या सूरत हाल चाहिए होगी, उसके लिए ये कि किडनी जो है वो डोनेट किया जा सकता है, आपका रिलेटिव भी दे सकता है, और दूसरा जो है वो आपका कोई भी आपका रिलेटिव नहीं है तब भी वो आप उससे किडनी ले सकते हैं। लेकिन शराइत क्या हैं,
ब्लड मैचिंग है, ब्लड के ग्रुप का मैच होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका जो है वो टिश्यूज़ का मैच होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद टिश्यू मैचिंग ज़रूरी है और ब्लड का मैच होना ज़रूरी है। और ये भी बात है, किडनी अगर ज़िंदा इंसान का भी लिया जा सकता है और अगर किसी की डेथ हुई है तब भी उससे किडनी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम ना हुआ हो किडनी यानी कि डेथ हुए को। फ़ौरन अगर डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ है या जैसी भी डेथ है, फ़ौरन अगर उसका किडनी रिमूव करके दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाए तो वो चल सकता है। अब उसके किडनी को पहले तो उनकी टिश्यू मैचिंग की जाती है, सारे प्रोसेस टेस्ट की करने के बाद उसको फाइनल कर लिया जाता है कि ये किडनी इसको लग सकता है। अब ड्यूरिंग सर्जरी उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको यूरेटर के साथ, उसको ब्लड वेसल्स के साथ उसको अटैच किया जाता है और अटैच करने के बाद फिर उसको वो ट्रांसप्लांट हो गया और फिर यूरिनरी सिस्टम पूरे के साथ करने के बाद वो ओके हो जाता है। और ये अगर किडनी एक दफ़ा ट्रांसप्लांट हो जाए और ये सक्सेसफुल हो जाए तो 10 से 15 साल वो पेशेंट जो है वो आराम से आगे गुजार सकता है। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस पे भी शिफ्ट कर सकता है। मज़ीद अगर ज़रूरत है तो फिर सेकंड ट्रांसप्लांट भी उसका हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बाज़ औक़ात किडनी लग तो गया, टिश्यू मैचिंग भी थी, सारा कुछ था, लेकिन इसके बावजूद बॉडी ने रिजेक्शन कर दी। लगा तो दिया था लेकिन बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा? जब बॉडी ने रिजेक्शन कर दी है, फौरी तबीयत ख़राब है, दोबारा से डायलिसिस पे, यानी कि दोबारा से वो डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं और जब तक फिर उसकी ज़िंदगी है तब तक वो ये डायलिसिस करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उसको ट्रांसप्लांट की कोशिश की जाएगी। इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हो सकते हैं? वो एक तो है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि ट्रांसप्लांट बार बार यानी कि वो ट्रांसप्लांट फ़ौरन रिजेक्ट हो गया। फिर इन्फेक्शन भी हो सकती है, साल्ट पूरी तरीके से इम्बैलेंसेंस हो जाएंगे, यानी कि साल्ट पूरी तरीके से निकल नहीं रहे। और फिर इसमें क्या होगा, ये सीरियस प्रॉब्लम की तरफ फिर काज हो जाएगा, या बोन प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर उसको अल्सर हो जाएगा। ये हमने आज पढ़ लिया, इसके बारे में सारी ही बातें। एक तो हमने पढ़ ली कि किडनी स्टोन्स कैसे बनती हैं, काजेज, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। उसको हम किडनी स्टोन्स को तो ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी के साथ और लिथोट्रिप्सी के साथ, लेज़र ट्रीटमेंट के साथ। और फिर हमने पढ़ा कि अगर किडनी फेलियर हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर हम डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस में 2 किस्म के डायलिसिस पढ़े, उसमें एक पढ़ा हमने कि पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है और एक पढ़ा हीमोडायलिसिस हो सकता है। और अगर डायलिसिस भी ज़्यादा टाइम परमानेंट इलाज नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसमें एक किडनी जो है वो एक सेहतमंद इंसान अपना एक किडनी दूसरे पर्सन को दे देता है और एक किडनी से दोनों, यानी कि एक किडनी पे वो भी ज़िंदा रह सकता है और दूसरा पेशेंट भी ज़िंदा रह सकता है अगर वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखें ज़रा, नंबर 1 में डी का ऑप्शन ठीक है, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। नंबर 2 पे है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, इसमें किडनी आएगा। द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज यूरेटर। बॉडी बैलेंसिस, इसमें ए आएगा। बॉडी बैलेंसिस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस, सी आएगा। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पाथ टेकन बाय द यूरिन आफ्टर इट लीव्स द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। 5 में सी आएगा। उसके बाद 6 में है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेटर, बी का ऑप्शन सही है, टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से निकलने वाले, तो वो ए ऑप्शन है, यूरिया, वाटर एंड साल्ट्स। नंबर 8, द 2 मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर, पसीने के 2 मेन फंक्शन कौन से हैं, डी द टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी। 9, विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द बाउमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। नंबर 9 में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बाउमन कैप्सूल में, नेफ्रॉन के जो बाउमन कैप्सूल है उससे फिल्टर नहीं होती, तो वो ब्लड सेल्स अंदर नहीं जाते। नंबर ये सी आएगा। नंबर 10, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम, पेरिटोनियल डायलिसिस में वेस्ट मटेरियल कहाँ से मूव करता है, सी द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड, सी का ऑप्शन ठीक है। टर्म्स टू नो सारी की सारी बुक के अंदर मौजूद हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। डायग्राम्स साथ साथ बनाते जाएं कॉपीज़ पे और अच्छे तरीके से इसको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।